गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? बढ़िया सब। चलिए, तो क्या पढ़ रहे थे अपन कल? संख्या पद्धति। चल एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल अपन बात कर रहे थे संख्या पद्धति के बारे में। जो पहली बार पढ़ रहे हैं इसको बड़े ध्यान से सुनना। संख्या पद्धति, क्योंकि गणित की शुरुआत इसी टॉपिक से होती है। गणित की शुरुआत कहां से होती है? इसी टॉपिक से। इसलिए शुरुआत में थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आपको कंप्लीट चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ज्यादा टास्क कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि हार्ड है, बड़ी आराम से कुछ कुछ चीजें हैं जिनको आपको याद करना है, याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो संख्या, कोई बता सकता है क्या संख्या क्या होती है? एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अंक मिलकर क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं। अंक क्या होता है भाई? अगर मैंने आपके सामने लिखा 243, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है? अंकों की संख्या और संख्या कितनी है? संख्या एक ही है, 243। तो यहां पर 3 अंक मिलकर एक संख्या बनाते हैं। यहां पर 3 अंक मिलकर क्या बनाते हैं? इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अंक हमेशा कैसा होता है? अकेला होता है। और संख्या कैसे हो सकती है भाई? अनेक अंकों का योग। संख्या कैसी हो सकती है कि साहब एक या एक से अधिक अंक मिलकर संख्या बनाते हैं, और अंक हमेशा अकेला होता है। यहां पर अंक आपको कितने नजर आ रहे हैं? 3 अंक नजर आ रहे हैं। अंक और संख्या में फर्क क्या है, समझ में आ गया? अगर सिर्फ मैं आपके सामने 9 लिखता हूं तो ये संख्या है या अंक है? दोनों है। मैं कह सकता हूं ना संख्या है। 9 एक संख्या होती है कि नहीं होती? अगर मैं कह दूं आप मुझे 9 रुपए दो, तो 9 एक संख्या है कि नहीं आपके सामने? है भाई? तो 9, तो परिभाषा के अंदर देखो। अरे भाई क्या हो गया? परिभाषा के अंदर देखो, एक या एक से अधिक संख्या कैसे बन सकती है? एक अंक से भी संख्या बन सकती है और एक से अधिक अंकों से भी संख्या बन सकती है। बात समझ में आ गई? अब संख्या किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई बता सकता है क्या संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी कौन सी है भाई? दूसरी हो गई आपकी काल्पनिक संख्या। दूसरी कौन सी हो गई? काल्पनिक संख्या। और तीसरी कौन सी हो गई? तीसरी आपकी हो जाएगी मिश्रित संख्या। तीसरी आपकी कौन सी संख्या जी? मिश्रित संख्या। अब वास्तविक संख्या कौन सी संख्या होती है? जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है, रेगुलर जीवन में काम आती है। जैसे कि आप घर से निकले और बस का किराया आपने 20 रुपए दिया। कितने रुपए किराया दिया भाई? 20 रुपए। जो 20 रुपए आपने दिया ना, एक संख्या आपके सामने कितनी? 20। हालांकि ये भी काल्पनिक ही होता है कि 20 क्या है कि मैंने साहब ऐसे डिजाइन बना के लिख दिया और ये 20 हो गया। ये भी एक काल्पनिक चीज है, लेकिन इस चीज को अपन व्यवहारिक जीवन में काम में लेते हैं, इसलिए इसको क्या कह दिया? वास्तविक संख्या। बात समझे कि नहीं समझे? वास्तविक संख्या क्या है? जो अपने व्यवहारिक जीवन में काम में आती है, वो तो हो गई वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या कैसे कि साहब जो अपने व्यवहारिक जीवन में काम में नहीं आती, जैसे कि मैंने लिख दिया √-2, अपने जीवन में काम में नहीं आती। अपन रेगुलर बेसिस पर इस संख्या का यूज नहीं करते, और इसी को क्या कहा जाता है भाई? इसी को गणित की भाषा के अंदर आयोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोटा। मैंने यहां पर आपके सामने लिखा 20, ये अपने जीवन में काम में आती है, और आयोटा अपने जीवन में काम में नहीं है। आयोटा मतलब ऐसी संख्याएं, √-2, √-6, ऐसी संख्या अपने जीवन में काम नहीं आती। जब ये दोनों संख्याएं मिल जाए, जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या मिल जाए, तो क्या बन जाती है?
मिश्रित संख्या। जब ये दोनों संख्या मिल जाती है तो क्या बन जाती है? 20 प्लस आयोटा। 20 प्लस आयोटा क्या होती है संख्या? कि एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर संख्या बनती है। और संख्या तीन प्रकार की होती है: वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी संख्या है? जो अपने जीवन में काम में आती है, डेली जीवन में काम आती है, डेली लाइफ में अपने काम आती है। और काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या क्या होती है? जब ये दोनों संख्या मिल जाए तो कौन सी संख्या बन जाती है? मिश्रित संख्या। अब अपन जो भी बातचीत करेंगे इन वास्तविक संख्याओं के बारे में करेंगे। आपके कंपटीशन में काल्पनिक और मिश्रित से कभी कोई प्रश्न नहीं बनता। काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या से आपके कभी भी किसी भी कंपटीशन के अंदर प्रश्न नहीं बनता। अगर आप जेई एडवांस की तैयारी करते हैं ना, तब जाके इन चीजों की स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन अपन जेई एडवांस की तैयारी यहां पर नहीं कर रहे। अपन को बस इतना सा सीखना है कि मेरे कंपटीशन में गणित का सवाल आ जाए और मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकूं। बात समझे कि नहीं समझे? तो फिर अपन इसके बारे में बात करेंगे, वास्तविक संख्याओं के बारे में। चलिए बताओ, देखिए फिर वास्तविक संख्या, जिन्होंने कल की क्लास पढ़ी है बताओ वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या और कौन सी हो जाएगी? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या जो पूर्ण होती है, दशमलव जो पॉइंट होती है, बस। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 0 2 4 6, 0 2 4 6। और पूर्णांक संख्या मैंने यहाँ पे लिख दी 20 40 60 30 ऐसी। लेकिन दशमलव संख्याओं को फिर से दो भागों में बांटा जाता है। कैसे? कि साहब मैंने यहां पे लिखना शुरू किया 0.246 और ये संख्या यहां पर खत्म हो गई। ये संख्या यहां पर क्या हो गई? खत्म हो गई, यानी कि ये यहां आकर शांत हो गई। इसके बाद में इसको लिखना संभव नहीं है। तो इसी के आधार पर इस दशमलव को दो भागों में बांटा गया कि साहब जब दशमलव एक सीमा के बाद में खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? शांत दशमलव। उसे क्या कहेंगे? शांत दशमलव। और जो एक सीमा के बाद में खत्म होने का नाम भी ना ले, जो चलता जाए अनंत तक जाए, वो क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। वो क्या हो जाएगा भाई? अशांत दशमलव। ये क्या हो गया? शांत दशमलव। जैसे कि आपने लिखा कोई भी संख्या, जैसे कि मैं लिखता हूं 5/2, इसको आपको दशमलव में परिवर्तन करना है, यानी कि पॉइंटों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 5 के अंदर 2 का भाग देंगे, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 2.5। क्या इसके बाद में मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? भाई कैसे सॉल्व करते हैं कि 5 के अंदर आपको 2 का भाग देना है। 2 दूनी 4, बचा कितना? 1, लगाया दशमलव, यहां पे कौन आ गया? अब 5 का 2 का भाग कितनी बार जाएगा? कितना आ गया? खत्म। यानी कि यहां आने के बाद में ये चीज क्या हो गई? खत्म हो गई। इसलिए ये क्या हो गया? दशमलव शांत हो गया। इसलिए इसको क्या कहेंगे? शांत दशमलव। जैसे कि 2.5, जैसे कि 0.75, जैसे कि 0.25। ये दशमलव यहां आने के बाद में क्या हो गया? शांत हो गया। कैसे बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गया क्या? अब अशांत कैसे? आपने भाग दिया 10 के अंदर 3 का, 2 देके 10 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा? कि मैंने 10 के अंदर किसका भाग दे रहा हूं? 3 का। 10 में 3 का भाग देना आता है ना, कितनी बार जाएगा? 3 तिया, बचा कितना? लगाया दशमलव, यहां पे क्या हो गया? 10 हो गया। फिर वापिस 3 बार जाएगा, आएगा कितना? बचा कितना? दशमलव लगा हुआ है, तो फिर से क्या आ जाएगा? यानी कि 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। आगे सॉल्व करूंगा तो फिर भी 10 आएगा, 9 आएगा, 3 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा ये। यानी कि ये चीज क्या हो रही है? समाप्त नहीं हो रही। जब तक मैं सॉल्व करता जाऊंगा तब तक ये सॉल्व होती रहेगी, खत्म नहीं होगी। नहीं समझे? कि जब तक मैं इसको सॉल्व करता जाऊंगा, एक बचेगा शेष, फिर 9 आएगा, फिर एक बचेगा, फिर 9 आएगा, एक बचेगा, 9 आएगा, और ये चीज ऐसे ऐसे चलती रहेगी। और कहां तक चलती रहेगी? अनंत तक। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अशांत दशमलव। जैसे कि 3.33, 3.33।
अब इसी के अंदर जैसे कि 3.333333 यानी कि दशमलव के बाद में कोई एक ऐसी संख्या है जो रिपीट हो रही है। यहां पर संख्या रिपीट हो रही कि नहीं हो रही, कि 3 के बाद में फिर से 3 आ रहा है। अगर जैसे कि 0 के बाद में फिर 2 4 2 4 2 4 आता जाए और सॉल्व होता जाए, यानी कि दशमलव के बाद में इस संख्या का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। 2 संख्याओं का रिपीटेशन हो सकता है, 3 संख्याओं का रिपीटेशन हो सकता है, 4 का हो सकता है, और कोई ऐसी संख्या जो रिपीट नहीं हो रही 2 4 8 7 6 3 2 4 9 और ऐसे चलती रहे। इसी के आधार पर इस अशांत दशमलव को 2 भागों में बांटा गया कि अगर अंकों का रिपीटेशन होता है, अगर अंकों का रिपीटेशन होता है, अंकों का रिपीटेशन कैसे कि दशमलव के बाद में 2 आ गया 4 आ गया, फिर इसके बाद में 2 आ गया 4 आ गया, फिर इसके बाद में 2 आ गया 4 आ गया, और यहां पर देखो 3 के बाद में फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। अंकों का रिपीटेशन हो रहा कि नहीं हो रहा, जबकि यहां पर 2 4 8 7 6 किसी अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा, हर एक अंक के बाद में एक नया अंक आ रहा है। इसी के आधार पर इस दशमलव अंकों को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव। यहां पर ये आवर्ती का मतलब क्या हो गया कि अंकों का रिपीट होना, अंकों का क्या रिपीट। आवर्ती का मतलब क्या होता है, दोहराना, किसी चीज को बार बार दोहराना। हिंदी के अंदर पढ़ते हैं ना आवर्ती, और किसी शब्द का दोहराना नहीं, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, दूसरा भाग अनावर्ती अशांत दशमलव, अनावर्ती अशांत दशमलव। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक समझ में आ गया। एक बार वापिस से देख लो सब चीजें। संख्या, संख्या का मतलब क्या हो गया, एक या एक से अधिक अंक मिलकर किसकी रचना करते हैं, संख्या के। और संख्या कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, वास्तविक संख्या और मिश्रित संख्या। जो अपने काम की है वो कौन सी है, वास्तविक संख्या। अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होती है भाई, जो अपने रेगुलर जीवन में काम आती है, डेली बेसिस पर अपने जीवन में काम में जो संख्या आती है वो वास्तविक संख्या है, और इसके बारे में अपन को पढ़ना है। इसी के बारे में अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब बताओ वास्तविक संख्या कितने प्रकार की, 2 प्रकार। कौन कौन सी, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो कंप्लीट होते हैं। अभी इनके बारे में और विस्तार से बात करेंगे। यहां पर ये पूर्णांक संख्या खत्म नहीं होती, इनके अंदर 4-5 बातें अपन देखने वाले हैं। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं दशमलव संख्या के बारे में। दशमलव संख्या जो पॉइंटों में लिखी जाए, जो कैसे लिखी जाए, पॉइंटों के अंदर। और पॉइंटों के अंदर एक सीमा के बाद में जो दशमलव खत्म हो जाए वो कैसा दशमलव, जो खत्म नहीं होता वो कैसा दशमलव। अगर अशांत दशमलव है और अंकों का बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो वो कैसा दशमलव, आवर्ती अशांत। और जो रिपीट नहीं हो रहा वो कैसा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इन दोनों एग्जाम्पल को यहां पर लिख सकते हैं। इसको डालो भाई एक बार। तो आवर्ती के अंदर क्या लिख सकते हैं, 0.2525। अब देखो एक चीज और सुनो, जैसे कि आपने लिखा 0.252525, यानी कि यहां पर कौन से अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, कौन से अंकों का रिपीटेशन हो रहा है। तो गणित की भाषा में इसे लिखा जाता है 0.25 पे बार। जब भी बार आ जाए इसका मतलब आपको समझना है कि जिस अंक पर बार है उन अंकों का क्या हो रहा है, रिपीटेशन। जिस अंक पर क्या है, बार है, उस अंक का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। अब यहां पर आपको लिखा मिल रहा है 0.25 पे बार, इसका मतलब यहां पे कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, 2 और 5। अगर मैं लिख दूं 0.368 पे बार, तो यहां पर कौन से अंकों का रिपीटेशन होगा, 368 368। और ये कौन सा दशमलव हो जाएगा, आवर्ती अशांत दशमलव। ये कौन सा दशमलव, आवर्ती। आवर्ती का मतलब जिस अंकों का रिपीटेशन हो रहा हो, जिस अंकों का क्या हो रहा हो, रिपीटेशन। यहां पर रिपीट कौन हो रहा है, 3 हो रहा, 6 हो रहा और 8। वापिस से कौन आ जाएगा, 3 6 8 3 6 8।
अगर आपके सामने ऐसा लिखा मिले 0.684 और लास्ट में बार मिले ऐसे, तो कौन सी अंकों का रिपीटेशन हो रहा है? यानी कि शुरुआत में 6 का रिपीटेशन नहीं हो रहा, लेकिन 0 के बाद में 6 8 4 फिर 8 4 8 4 8 ऐसे चल रहा है, 8 4 8 4 8 4 ऐसे चल रहा है। इसको आगे और सॉल्व किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, टेंशन मत लेना। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0.25 को क्या लिखेंगे, इसका आगे सॉल्यूशन होता है, बाद में बात करेंगे इसके बाद। फिलहाल आप इतना सा समझो कि शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, आवर्ती अशांत दशमलव क्या होता है, अनावर्ती अशांत दशमलव क्या होता है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को? अरे हो तो बोल देना, अपने मन में नहीं रखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन पूर्णांक संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? पूर्णांक संख्याओं के बारे में। यहाँ पर अपन 3-4 चीजें देखने वाले। कितनी चीजें देखेंगे? 3-4 चीजें यहाँ पर अपन देखेंगे, ठीक है। एक सबसे पहले पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, और इसी के हिस्से हैं जैसे कि पूर्ण संख्या, जैसे कि क्या भाई, पूर्ण संख्या, और प्राकृतिक संख्या, और अभाज्य संख्या, अभाज्य, भाज्य, बहुत सारी चीजें सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो आप में से कौन बताएगा पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? कोई बता सकता है क्या? बहुत बढ़िया, यहां तक एक बार उतार लो। जिन्होंने नहीं उतारा है फिर इनके बारे में बात करेंगे। उतार लो भाई, यहां से शुरू कर दो संख्या से, और ये पूरा का पूरा है। ऐसे इसको काटना मत, ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि भाई ये चीजें क्या है, अपने कंपटीशन में काम नहीं आएगी। उतार लो, 2 मिनट लगेंगे आपको। और जिन्होंने उतार लिया इस चीज का एक बार वापिस से रिवीजन कर लो। ये गणित की शुरुआत है भाई। अगर आपको अपना मकान बनाना है ना, अगर आपको अपनी हवेली बनानी है, तो सबसे पहले आपको क्या डालनी पड़ेगी? तो ये आपकी क्या है? नींव। अगर आपकी नींव मजबूत है तो आपकी बिल्डिंग अपने आप कैसी बनेगी? मजबूत। अगर आप चाहते हो कि साहब मेरी बिल्डिंग मजबूत बने, तो उसके लिए आपको मजबूत नींव डालनी पड़ेगी, और नींव के अंदर अगर आपने थोड़ा सा समय दे दिया तो आपका फन बहुत अच्छा बनेगा। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, गणित की बात नहीं है, कोई सा भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो हमेशा ध्यान रखो कि उसका बेसिक क्या है। मुझे सबसे पहले उसके अंदर देखना क्या है, उसकी नींव क्या है। अगर आपने नींव पे काम कर लिया तो सब्जेक्ट अपने आप इतना अच्छा हो जाएगा। जैसे कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ टर्म्स देख लो, कुछ कुछ शब्द होते हैं, कुछ कुछ शब्द के अर्थ होते हैं, उनके अर्थों को समझ लो, उसके बाद में इकोनॉमिक्स पढ़ो, मजा आ जाएगा पढ़ने का। और अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी तो सबसे आसान है भाई, है ना। सेंटर का याद करो, स्टेट का अपने आप याद हो जाता है कि नहीं है। बस कुछ बातें होती है अलग, वो आपको देखनी होती है कि भाई अगर आपने लोकसभा पढ़ लिया तो विधानसभा आपकी क्लियर हो गई। बस उसमें देखना क्या है कि इसमें अनुच्छेद का क्या फर्क है, बाकी सब कहानियां सेम है। अगर आपने राष्ट्रपति पढ़ लिया तो राज्यपाल अपने आप हो गया, थोड़ा सा कुछ फर्क होगा वो अपन देख लेंगे, हो गया याद। अरे पढ़ने का एक तरीका होता है, और पढ़ने का तरीका तब आएगा जब आप चीजों को बहुत बार पढ़ोगे, ये चीजें अपने आप आएगी। और जब आप कल्चर पढ़ते हो तो कल्चर को अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ दो, याद हो जाएगी। और इतिहास का तो मजा अलग ही है भाई साहब, है कि नहीं है। कोई सा भी ऐसा सब्जेक्ट है क्या कि साहब ये लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है? कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। और जब कभी भी नए सब्जेक्ट को शुरू करो ना, तो सबसे पहले अपने माइंड के अंदर ये साइकोलॉजी रख लो कि भाई साहब ये सब्जेक्ट मेरा क्या है,
बस इतना सा आपको सोचना है। अगर ये सोच के आपने सब्जेक्ट शुरू कर लिया ना तो फिर आपके लिए वो सब्जेक्ट इतना आसान बन जाएगा, इतना प्यारा बन जाएगा कि पढ़ते पढ़ते मजा आ जाएगा। पढ़ने का अपना एक अलग आनंद होता है ना। कि साहब हमारा तो कोई आनंद नहीं है, हैं? हमारे घर वालों ने यहाँ पे भेज दिया कि बेटा पढ़ो, कुछ पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे। हम तो बस कुछ बनने आए हैं और मजबूरी रह गई कि पढ़ना पड़ रहा है। आनंद किस बात का है? आनंद 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 का भोग आप खुद उठाओ सर, हमें तो बस नौकरी चाहिए। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? शाम को 7 बजे सोएंगे, सुबह 7 बजे उठेंगे। सर्दियों का मौसम, ओढ़ के सोने में जो आनंद आता है वो अलग है। ऐसे ही है भाई। अरे मत तो नींद कम कर लो, आकारे भर रहे हो मोटे मोटे। चलो अब अपन बात करते हैं संख्या रेखा के बारे में। किसके बारे में? अरे संख्या रेखा सुनी है कभी? किसने सुनी है? सबने सुनी है। अरे 10वीं तक अपने मास्टर जी थे ना, एक ऐसे लाइन खींचते थे और ऐसे बताते थे कि ये तीर ऐसे जा रहा है, एक तीर ऐसे जा रहा, और बीच में कौन बैठा? जीरो। यहां से 1 2 3 4 5 और ऐसे से कहां तक भाई? आनंद। ये जब कभी भी ऐसे एरो आए ना, इसका मतलब समझते हो क्या? ये चीज आगे जा रही, खत्म नहीं होगी। अगर कोई चीज यहां से शुरू करा और ऐसे तीर चला रहा, इसका मतलब क्या होगा पता है? ये यहां से शुरू हुआ और आगे कहां तक जाएगा मुझे नहीं पता। अगर मैंने यहां से ऐसे शुरू किया और यहां पर ऐसे कर दिया, इसका मतलब क्या है कि यहां से शुरू हुआ और यहां पे क्या हो गया? अगर मैं ऐसे दोनों तरफ तीर चलाता हूं, इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ कहां जाएगा कुछ पता नहीं। समझ गए मेरी बात? इस तीरों का भी मामला अलग है भाई। तो जीरो, जीरो के बाद में माइनस का, माइनस का, माइनस का, और ऐसे से करते माइनस का, माइनस का, आनंद। ये जो संख्या रेखा होती है, ये जो संख्या रेखा होती है, इसे क्या कहा गया? पूर्णांक संख्या। इसे क्या कहा गया? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। इसे क्या कहते हैं? अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ भाई पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? अगर कोई आपसे पूछ ले कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, तब आप कहोगे साहब यहां से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, 0 -1 2 3 4 से लेकर माइनस अनंत तक। ये क्या होती है? पूर्णांक संख्या। बताओ देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस अनंत से लेकर, कि साहब यहां से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, यानी कि खत्म नहीं होता। खत्म होने का कोई नाम नहीं है, इनका कोई सीमा नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 4 और ऐसे से करते कहां तक? अनंत तक। और इससे पहले भी, 0 से पहले भाई, अगर अपन 0 के बाद में इधर जाएंगे तो ये कैसी संख्या होगी? ये कैसी संख्या है? धनात्मक। कि भाई 1 धनात्मक है, 2 धनात्मक है, ये धनात्मक, 4 धनात्मक, और ऐसे करते अनंत तक कैसी संख्या है? और 0 से पहले इधर जाता हूं तो ये कैसी संख्या होगी? ये कैसी संख्या होगी? ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया भाई? जो माइनस की संख्या है 0 से पहले। अब जैसे जैसे मैं इस रेखा के इस तरफ जाऊंगा, इस तरफ जाऊंगा, इस तरफ जाऊंगा, ये संख्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी। यानी कि 0 0 से बड़ा कौन है? 1 से बड़ा कौन होता है? 2 से बड़ा कौन होता है? 3 से बड़ा कौन होता है? और 3 से बड़ा आगे तक संख्या है। और 0 से इस तरफ मैं वापिस आऊंगा तो 0 से छोटा माइनस का, और -1 से छोटा, -2 से छोटा कौन होगा? जैसे जैसे इस तरफ आऊंगा संख्या छोटी होती जाएगी। जैसे कि भाई 4 से छोटा कौन है? 3 है। अगर मैं इस तरफ ऐसे आ रहा हूं तो छोटी होती जाएगी, और इस तरफ जा रहा हूं तो संख्या बढ़ती जाएगी। ये बात समझ में आ गई? तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0 1 2 4 से अनंत तक, और 0 -1 -2 और ऐसे से करते कहां तक? माइनस अनंत तक, माइनस अनंत तक। ये कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या। अगर मैं इस संख्या रेखा के अंदर माइनस वाली संख्याओं को छोड़ दूं, यानी कि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको छोड़ दूं, तो ऋणात्मक संख्या शुरू कहां से होती है?
ऋणात्मक संख्याएं शुरू कहां से होती है? -1 से। यानी कि मैं अगर इस संख्या को यहां तक काट दूं कि मुझे इन तक यहां नहीं लेना, मुझे 0 से कहां तक जाना है? अनंत तक जाना है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ये कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। लिखो दूसरी संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से? पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से? होल नंबर 0 1 2 3 4 और ऐसे से करते कहां तक भाई? अनंत तक। पूर्णांक संख्या क्या होती है? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, नकारात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों। और अगर मैं ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ दूं, उसके बाद में बचेगा कौन? कि साहब उसके बाद में 0 से बचेगा। 0 1 2 3 4 5 अनंत तक की संख्याएं, ये कौन सी संख्याएं होती है? पूर्ण संख्या होती है। ये कौन सी संख्या होती है भाई? पूर्ण संख्या होती है। आप में से कोई बता सकता है क्या 0 क्या है? ऋणात्मक या धनात्मक? 0 कि साहब 0 है ना? 0 ना तो क्या है? ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। बात समझे कि नहीं समझे? अरे कि 0 ना तो प्लस है, 0 ना तो माइनस है। 0 एकदम उदासीन है, जैसे आप लोग बैठे ना एकदम उदासीन होके, एकदम निष्क्रिय होके, है? तो 0 क्या है? उदासीन। क्या है जी? उदासीन। अब तीसरी चीज कि अगर मैं इस संख्या रेखा के अंदर, इस संख्या रेखा के अंदर इस 0 को छोड़ दूं, 0 को छोड़ दिया, ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ दिया, उसके बाद में बचा कौन? सिर्फ धनात्मक संख्या है। कौन बची? सिर्फ धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 1 2 3 4 और ऐसे करते करते कहां तक? अनंत तक की, अनंत तक की संख्या है। इनको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। इनको क्या कहेंगे? बोलो। प्राकृतिक संख्या। इनको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या होती है? 1 2 3 4 5 और ऐसे करते कहां तक? जहां तक आपको गिनती आए, जहां तक आपको क्या है? गिनती। वो कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या होती है भाई? पूर्णांक संख्या है जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाए। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर 0 1 2 और ऐसे करते करते कहां तक? कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है प्राकृत संख्या। अब इन्हीं प्राकृत संख्याओं के अंदर दो चीजें और पढ़ते हैं अपन। क्या पढ़ते हैं? एक सम संख्या और एक विषम संख्या। क्या होती है सम संख्या? जिस संख्या के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो कैसी संख्या होती है? सम संख्या। और जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो संख्या कैसी? विषम संख्या। कि ऐसी संख्याएं, क्या लिख सकते हो सम संख्या के बारे में? ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, पूरा पूरा चला जाए, कैसी संख्या होती है? सम संख्या। अगर मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी संख्या लिखता हूं 2 8 4 6 2 0, इतनी बड़ी संख्या लिखी, क्या यह सम संख्या है? हाँ या ना? कैसे पता करोगे? 2 का भाग देके। कैसे पता करेंगे कि अगर इस संख्या के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो यह सम संख्या हो जाएगी, और यदि इसके अंदर 2 का भाग नहीं गया तो कैसी संख्या होगी? अगर सम संख्या नहीं है तो विषम संख्या होगी, दूसरी तो कोई हो नहीं सकती। बात समझे कि नहीं समझे? तो मैं इस पूरी संख्या के अंदर क्या करूंगा? 2 का भाग दूंगा। क्या मैं इस पूरी संख्या के अंदर 2 का भाग देके पता करूंगा कि सम है कि विषम? नहीं सर, स्कूल में नहीं है, हम कहां नहीं है? कौन सी लाइफ में हो? कंपटीशन लाइफ में। तो यहां पर आपको कुछ कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, जैसे कि मुझे किसी भी संख्या के अंदर 2 का भाग देना है तो मैं सबसे पहले जो लास्ट का अंक होता है ना, इसको कहते हैं इकाई अंक। इसको क्या कहते हैं? जो सबसे लास्ट का अंक होता है इसे कहा जाता है इकाई अंक। कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका जो लास्ट अंक होता है उसे कहते हैं इकाई अंक। जो लास्ट का अंक होता है ना, सबसे अंतिम अंक, वो क्या होता है? इकाई अंक। अगर इकाई अंक क्या हो? 0, क्या हो? 2, क्या हो? 4, क्या हो? 6, और अगर इकाई अंक 0 2
4, 6 और 8 होगा तो उस पूरी संख्या के अंदर किसका भाग जाएगा? 2 का। उस पूरी संख्या के अंदर किसका भाग जाएगा? 2 का। इसके आगे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अपन को क्या देखना है जी? इकाई अंक, लास्ट का अंक पकड़ना है। अगर लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 और 10, अरे भाई 10 में 0 आ गया ना है? अगर इकाई अंक के रूप में 0, 2, 4, 6 और 8 मिलता है तो वो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से। यानी कि उस संख्या के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग। अब आप मुझे बताओ, क्या इसके अंदर 2 का भाग जाएगा, हाँ कि ना? जाएगा। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि इसका अंतिम अंक नहीं, अब गणित की भाषा में बोलो, इकाई अंक। इसका इकाई अंक कैसा है? अरे इकाई अंक के रूप में क्या मिला? अगर 0 है तो क्या 0 होने पर 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो ये कैसी संख्या है? सम संख्या। ये कैसी संख्या है? अगर इकाई अंक इनके अलावा कुछ और होता है तो उसके अंदर 2 का भाग जाएगा क्या? अगर 2 का भाग नहीं जाएगा तो वो कैसी संख्या हो जाएगी? वो कैसी संख्या हो जाएगी? विषम। ऐसी संख्या जो जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए, पूरा पूरा ना जाए, वो कैसी संख्या होती है? विषम। तो सम संख्या कौन सी हो गई? सबसे पहली सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे से करते कहां तक? अनंत तक। विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और ऐसे करते कहां तक भाई? अनंत तक। पहले बढ़ा यहां तक? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया विद्या पूरा? तो बताओ, देखिए एक बार वापिस से जो अब तक आप लोगों ने पढ़ा है। संख्या क्या होती है? संख्या एक या एक से अधिक अंक मिलकर क्या बनाती है? संख्या। संख्या कितने प्रकार की? 3 प्रकार। कौन कौन सी? और मिश्रित संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? जो अपने दैनिक जीवन में काम में आती है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। दशमलव, दशमलव क्या होता है भाई? जो पॉइंटों में लिखा जाता है। और कितने प्रकार के होते हैं दशमलव? कौन कौन से? और एक सीमा के बाद में जो खत्म हो जाए वो कौन सा दशमलव? कि साहब एक सीमा के बाद भाई साहब शांत हो गए, है ना? ऐसे परिवार में बोलते हैं ना कि वो हमारे घर वाले, घर के परिवार के दादाजी कुछ लगते हैं, वो शांत हो गए। यानी कि वो क्या हो गए? यानी कि 70-80 साल के बाद वो शांत हो गए। अरे ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप ऐसे थोड़ी बोलते कि वो मर गए, ऐसे नहीं बोलते ना। क्या बोलते हो? चल गए हैं? चल गए। तो अपन क्या बोलते हैं कि मेरे दादाजी के भाई साहब या कुछ भी जो मेरे लगते हैं वो 90 साल की उम्र में क्या हो गए? शांत हो गए। शांत होने का मतलब क्या हो गया? खत्म। रख लोगे याद? शांत का मतलब एक सीमा के बाद में क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो वो कैसा दशमलव? और जो चलता जाए, जो अमर हो जाए, जो अमर हो जाए, वो कैसा दशमलव? अशांत। यानी कि भाई साहब शांत ही नहीं हो रहे। वो क्या नहीं हो रहे? तो अशांत दशमलव क्या होता है? एक सीमा तक, मतलब खत्म नहीं होता, चलते जाते, अनंत तक चलते जाते हैं। वो कैसा दशमलव? अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव भी 2 प्रकार का, कि अंकों का अगर रिपीटेशन हो रहा है। किसका? अगर अंकों का रिपीटेशन हो रहा है तो वो कैसा दशमलव? आवर्ती अशांत दशमलव। और जिन अंकों का रिपीटेशन नहीं होता वो कैसा दशमलव भाई? अनावर्ती अशांत दशमलव। फिर अपन ने बात की पूर्णांक संख्याओं के बारे में। जो संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती है वो कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या। जो संख्या रेखा पर, भाई संख्या रेखा पर माइनस भी होता है, प्लस भी होता है और 0 भी होता है। ये कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से अनंत तक। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक। सम संख्याएं क्या होती है? जो 2 से भाज्य हो। और विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से भाज्य नहीं हो। कैसी संख्या होती है? विषम संख्याएं होती है। यहां तक बात समझ में आ गई?
अब इसके अंदर एक और टर्म सीखते हैं, फिर आगे और बढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है परिमेय संख्या, एक क्या होता है, परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है भाई परिमेय संख्या ना अपरिमेय संख्या? वे संख्याएं जिन्हें कैसे लिख सकते हैं, जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। P बटा Q यानी कि जिन संख्याओं को मैं अंश और हर में लिख सकूं वे संख्याएं कैसी होती है, भिन्न संख्याएं होती। वे संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। और जिनको अंश और हर में लिखा जाता है, कोई कह दे भाई आपसे कि भिन्न संख्या का मतलब क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले कोई भिन्न संख्या का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या जिसका अंश हो और क्या हो, हर हो, वे क्या होती है, भिन्न संख्या होती है। यानी कि अपन सिंपल से शब्दों में यदि समझे कि जिनको बट्टे में लिखा जाता है, जिनको बट्टे में लिखा जाता है, जैसे कि 1 बट्टा, जैसे कि 3 बट्टा, जैसे कि 4 बट्टा, तो ये सारी संख्याएं कैसी है, भिन्न संख्या है। और परिमेय संख्या क्या कहती है कि जिनको वे संख्याएं, जिन्हें वे संख्याएं बस सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, वे संख्या जिन्हें भिन्न में लिखा जाए, भिन्न में लिखा जा सके, कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। यानी कि P बट्टा Q, जहां Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। यानी कि आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 बट्टा 0 लिख दिया साहब, ये परिमेय संख्या हो गई। बट्टे में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। जैसे कि आपने लिखा 1 बट्टा 2, 3 बट्टा 5 आपने लिख दिया, 4 आपने लिख दिया, 3, ये कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या। आपने लिख दिया √16, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। कैसे कि साहब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे सामने क्या आएगा, तो 4 परिमेय संख्या है। अब आपके दिमाग में 4 और 3 को देखकर ये आ रहा होगा कि सर इनके बट्टे में तो कुछ है ही नहीं, ये परिमेय संख्या कैसे, ये आपको भिन्न नजर आ रहा है क्या, 3 है कि यहाँ पर 1 बट्टा 2 बट्टे में लिख लिया, समझ में आ गया कि परिमेय संख्या है। 3 बट्टा 5 बट्टे में लिख दिया, समझ में आ गया कि परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे तो आपने 4 लिखा, यहाँ पे आपने 3 लिखा, इसके बट्टे में तो कुछ है ही नहीं। अगर किसी भी संख्या के बट्टे में कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये मान के चलना है कि उसके बट्टे में कौन है। अगर मैं 4 के बट्टे में 1 रखूंगा तो इसके रिजल्ट पर कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या, इसकी वैल्यू पर कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपन कहते हैं ना कि 4 का गुणा 1 के साथ में करूंगा तो कितना आएगा, अगर मैं 4 के अंदर 1 का भाग दूंगा ना फिर भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। पहले भी 4 था, 1 का भाग देने पर भी कितना है, इसकी वैल्यू पर कुछ प्रभाव पड़ा। अगर मैं 4 के अंदर 2 का भाग देता हूं तो संख्या कितनी हो गई, यानी कि 4 की आधी हो गई। अब इस पर प्रभाव पड़ा। किसी भी संख्या के अंदर यदि 1 का भाग देता हूं तो उसकी वैल्यू पर, उसके मान में कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं ये मान के चल सकता हूं कि इन संख्याओं के बट्टे में कौन है, इसलिए कैसी संख्या बन गई, परिमेय संख्या। इसलिए कैसी बन गई, परिमेय संख्या बन गई। आया बात समझ में कि नहीं। अब आप परिमेय संख्या क्या होती है भाई, वे संख्याएं जिन्हें कैसे नहीं लिखा जा सकता, वे संख्याएं जिन्हें भिन्न में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं जिन्हें भिन्न में ना लिखा जाए, ना लिखा जाए। जैसे कि आपने लिखा √2, √2 का एक मान होता है 0.414 और ये ऐसे कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है। किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं होता और ये हर बार एक नई संख्या लेके आता है। जैसे कि आपने लिख दिया √3, इसका मान होता है 0.732 समथिंग कुछ होता है और ये अनंत तक जाता है। यानी कि मैं इनको भिन्न में नहीं लिख सकता। जैसे कि कोई भी आपने संख्या ली है कि साहब 025, आपने एक संख्या ली 0.25, ये क्या सा दशमलव है, शांत दशमलव, एक संख्या के बाद में खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट हटा, बट्टे में कौन आ गया, 100 आ गया। अब ये बट्टे में 100 कैसे है, किसी को पता है क्या।
आपने पॉइंट को हटा दिया, बट्टे में 100 रख लिया कि साहब पॉइंट के बाद में दो संख्या, 2 जीरो लेके आ गया, लेकिन ये एक कहां से है, कोई बताएगा क्या? ये एक आता है इस पॉइंट के बदले में, ये एक कहां से आता है? आपने पॉइंट हटाया, बट्टे में एक आ गया। अब इसके बाद में कितनी संख्या, उतने जीरो अपन ने लगा लिया। अपने मर्जी से नहीं हटा सकते कि साहब पॉइंट हटाया और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, 2 जीरो लगा लिया। अरे भाई पहले क्या होगा, एक कहां से आया, तो एक किसके बदले में आता है, इस पॉइंट के बदले में। अब जैसे कि आपने लिखा 3.0, अब ये पॉइंट खत्म, बट्टे में कौन आ गया, बाद में कितने अंक है, एक अंक, तो 0 से 0 खत्म, फिर से क्या मिला, 3 मिला। यानी कि जब भी पॉइंट हटेगा तो एक आएगा, जब भी पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बदले में कौन आएगा, एक आएगा। और फिर बाद में देखना है कि इस पॉइंट के बाद में कितने अंक, अगर एक अंक है तो एक जीरो, 2 अंक है तो 2 जीरो, 3 अंक है तो 3 जीरो। पॉइंट के बदले में एक आएगा, पॉइंट के बदले में कौन आएगा, एक आएगा। अब आपने इस पॉइंट को हटाया, बट्टे में क्या लिख दिया, 100, तो ये 25 बट्टा अब क्या बन गया भाई, 100। 25 बट्टा 100 बना, ये क्या बन गई, एक भिन्न बन गया, ये क्या बन गया, एक भिन्न बन गया। अब जब भिन्न बन गया है तो कैसी संख्या हो जाएगी, कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब आप मुझे बताओ, आपने कोई संख्या लिखी कि आपने लिखा भाई 3.33333 और ऐसे कहां तक जा रहा है, अनंत तक। तो क्या आप इसे भिन्न में बदल सकते हो कि नहीं, साहब बदलूंगा मैं तो, कि ये पॉइंट खत्म, बट्टे में कौन आ गया, एक आ गया, और इसके बाद में कितने जीरो, जितने जीरो लेते चलूंगा और अंत तक लेते चलूंगा। तो इसके साथ में आप क्या हो जाओगे, गलत, क्योंकि आप कहां तक जीरो लेके जाओगे। अगर कोई एक मारवाड़ में बोलते कि हेड हो गया तो कि जीरो ही लगा हुआ, यहाँ पे तो कोई सीमा ही नहीं है, तो इसलिए इनको किस में नहीं बदला जा सकता, भिन्न में। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय, हाँ परिमेय। अब गणित के अंदर एक मान आता है जिसे क्या कहते हैं, और ये ऐसा फोटो को भी देखा है क्या, देखा है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है पाई। इसको क्या बोला जाता है, पाई। पाई का मान किसको याद है, पाई का मान होता है एक 22 बट्टा और कौन सा होता है 3.1415 और ऐसे ऐसे ये अनंत तक। अब मुझे बताओ, पाई परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या, क्यों भाई, पाई का मान 22/7 होता है ना, परिमेय संख्या क्यों नहीं, ये भिन्न है आपके सामने। तो पाई हमेशा क्या होता है, परिमेय हमेशा क्या होता है, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय क्या होता है, पाई क्या होता है, समझ गए। देखो, अगर आपको सिर्फ पाई देके आपसे प्रश्न पूछे कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो पाई का जो एग्जैक्ट मान है ना, ये मान है 3.1415 पॉइंट, और ये कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो इसको मैं भिन्न में बदल सकता हूं क्या, नहीं बदल सकता। जो पाई का एग्जैक्ट फिगर होता है ना, जो एग्जैक्ट मान होता है ना, वो क्या होता है 3.1415 ऐसे ऐसे करते ये आगे तक जाता है, अनंत तक जाता है, खत्म नहीं होता ये। इसलिए पाई जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो पाई हमेशा क्या होगा, अगर पाई का मान आपको 22/7 दे दे और आपसे पूछे कि 22/7 परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तब ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। क्यों होगी, क्योंकि 22/7 अब किस में है, भिन्न में है। अगर अब भिन्न में है तो कैसी संख्या, परिमेय संख्या। कैसी संख्या है जी, परिमेय संख्या है। आई बात समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत। तो पाई क्या होगा, अपरिमेय। पाई का मान 22/7 क्या होगा, परिमेय संख्या। अगर पाई का मान 3.1415 देके पूछे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। यहां तक बात समझ में आ गई। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पल्ले पड़ गया। अब अगर आपको पल्ले पड़ गया तो कुछ सवाल आपसे पूछ लूं मैं, इस टेबल से पूछूंगा, जिसको आ रहा है वो बताएगा। आपने पूर्णांक संख्याओं के बारे में जाना कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, तो कोई बताएगा क्या पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय या परिमेय, क्या होगी, परिमेय। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है भाई, ये परिमेय संख्या होती है। ये क्या होती है, परिमेय संख्या। क्यों,
क्योंकि इनको भिन्न में लिखा जा सकता है। इनको कैसे लिखा जा सकता है? भिन्न में। अब यदि आपसे मैं पूछूं शांत दशमलव क्या होता है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? क्योंकि साहब मैं इनको भिन्न में बदल सकता हूं। आपने लिखा 2.5, पॉइंट खत्म, बट्टे में कौन आ गया? तो ये बन गया 25/10। ये क्या बन गया? 25/10 भिन्न संख्या है कि नहीं है? अगर भिन्न संख्या है तो कैसी संख्या होगी? तो शांत दशमलव क्या होता है भाई? शांत दशमलव क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। शांत दशमलव क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अब चलते हैं अशांत दशमलव के अंदर और इनके भी दोनों भाग के अंदर। आपने देखा आवर्ती अशांत दशमलव। आवर्ती अशांत दशमलव का मतलब क्या हो गया? 0.2525 या फिर 25 पे 25। इस पे बार लगा लूं कि साहब यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है? 25 रिपीट हो रहा है। इसको भिन्न में बदला जा सकता है। 0.25 पे बार इसको भिन्न में बदल सकता है। बदलने का तरीका भी अपन सीखेंगे कि इनको कैसे भिन्न में बदलते हैं। इसलिए अगर मैं इसको भिन्न में बदल सकता हूं तो ये परिमेय संख्या होगी कि अपरिमेय संख्या? तो आवर्ती अशांत दशमलव भी क्या होता है? ये भी साहब परिमेय संख्या होती है। ये भी क्या होती है? परिमेय संख्या। अनावर्ती अशांत दशमलव इनको भिन्न में नहीं बदल सकते। किस में नहीं बदल सकते? अगर भिन्न में नहीं बदल सकते तो वो कैसी संख्या नहीं होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी। कैसी संख्या नहीं होगी? परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या नहीं तो कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गई? किस किस को यहां तक बात समझ में आ गई? साहब हम समझ गए। आ गई? वेरी गुड। अब आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो अपन ने पूर्णांक संख्याओं के अंदर 3 चीजों के बारे में पढ़ा। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। ठीक बात है। अब आगे और सीखते हैं कुछ। अब चौथी चीज इसके अंदर अपन सीखने वाले हैं क्या? अभाज्य संख्या। क्या सीखेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग ना जाता हो। कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। यानी कि वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाता हो। कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या होगी भाई? अभाज्य संख्या। जैसे कि आपने लिखा 11। जैसे कि आपने क्या लिखा? 11। 11 के अंदर किसका भाग जा सकता है? कि 11 के अंदर एक का भाग दूंगा तो 11 बार जाएगा। और 11 के अंदर स्वयं, स्वयं का मतलब क्या हो गया? खुद 11। स्वयं का मतलब क्या हो गया? खुद 11। कि 11 के अंदर 11 का भाग दे सकता हूं और 11 के अंदर एक का भाग दे सकता हूं। इनके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं दे सकता। क्या मैं 11 के अंदर 2 का भाग दे सकता हूं? कि साहब 2 का भाग दे सकता हूं। कौन मना कर सकता है? लेकिन पूरा नहीं जाएगा। भाग तो मैं दे सकता हूं लेकिन पूरा नहीं जाएगा। कि स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग ना जाए। कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। तो आप मुझे बताओ जो सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी? भाई आपने संख्या रेखा के अंदर पूर्ण संख्या पढ़ी है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे अनंत तक की संख्या। ये कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। ये कौन सी संख्या है भाई? पूर्ण संख्या। आप मुझे बताओ पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? पहली अभाज्य संख्या आपने ले ली 2 को। भाई 0 और 1 को क्यों नहीं लिया? 0 और 1 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है? एक व स्वयं के अलावा। यानी कि यहां पर मुझे गुणनखंड कितने मिल रहे हैं? यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड हमेशा कितने होंगे? 2 होंगे। 2 तो होने ही चाहिए। अगर गुणनखंड 2 नहीं है तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर 1 गुणनखंड है तो भी अभाज्य संख्या नहीं, और अगर 3 गुणनखंड है तो भी अभाज्य संख्या। गुणनखंड हमेशा कितने होंगे? हमेशा कितने होंगे? गुणनखंड का मतलब क्या होता है? जिनको गुणे के रूप में खंडित किया जा सके। यानी कि जिनको गुणे के रूप में भाग दिया जा सके। जैसे कि आपने लिखा 12। कितना लिखा? 12। कि साहब 12 के अंदर 1 का भाग जाता है,
12 के अंदर 1 का भाग जाता है, 12 के अंदर 2 का भाग जाता है, 12 के अंदर 3 का भाग जाता है, 12 के अंदर और 12 के अंदर किसका भाग जाता है। यानी कि ये 12 1 के पहाड़े में भी आता है। भाई गुणनखंड का मतलब क्या हो गया, गुणा के रूप में खंड, गुणा के रूप में खंडित। तो 1 के पहाड़े में 12 आता है, 2 के पहाड़े में भी, 3 के पहाड़े में भी, 4 के पहाड़े में भी, 6 के पहाड़े में भी और 12 के पहाड़े में भी 12 आता है। तो 12 के गुणनखंड क्या हो गए, 1 2 3 4 6 और 12। ये क्या है, 12 के गुणनखंड। ये क्या है, 12 के गुणनखंड। तो आपको 12 के गुणनखंड कितने मिले, 1 2 3 4 5 और 6। मुझे 12 के 6 गुणनखंड मिले। लेकिन ये अभाज्य संख्या क्या कहती है कि गुणनखंड कितने होने चाहिए, तो गुणनखंड कितने होने चाहिए, 2। तो आपने सबसे पहले लिखा 2 को, तो 2 के गुणनखंड कितने हैं, 1 है और 2 है, क्योंकि 2 में 1 का भी भाग जाता है, 2 के अंदर 2 का भी भाग जाता है, इसके अलावा 2 के अंदर किसी का भाग नहीं जाएगा, इसके अलावा 2 के अंदर किसी का भी भाग नहीं जाएगा। आपने लिखा 3, किसको लिखा, 3। 3 के गुणनखंड कितने, 1 और 3। इनके अलावा और कोई गुणनखंड होगा क्या, कि साहब 3 के अंदर 1 का भी भाग जाएगा और 3 के अंदर 3 का भी भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसके बाद में आपने लिखा 5, कितना लिखा, 5 के अंदर किसका भाग जाएगा, 1 का जाएगा। और तो हर बार आपको गुणनखंड कितने मिल रहे हैं, हर बार आपको गुणनखंड कितने मिल रहे हैं, हर बार आपको गुणनखंड कितने मिल रहे हैं भाई, 2 2 2 आपको क्या मिल रहा है, गुणनखंड मिल रहे हैं। तो ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। ये कैसी संख्या है, अभाज्य। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड हमेशा कितने होंगे, 2। अगर 2 से अधिक हो गए तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, अगर 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब कौन सी संख्या होगी उसके बारे में सोचेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन मुझे अभाज्य संख्याओं के बारे में इतना सा पता है कि गुणनखंड हमेशा कितने होने चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखो, देखिए अभाज्य संख्याओं के बारे में। पहली अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, फिर 5 के बाद में, 7 के बाद में, 11 के बाद में, 13 के बाद में, 17 के बाद में, 19 के बाद में, अब 21 सातिया 21 के बाद में, 29 के बाद में, 31 के बाद में, 37 के बाद में, 41 के बाद में, 43 के बाद में, 47 के बाद में, 53 के बाद में, 59 के बाद में, 63 कौन बोला, 21 या 63 कितना आएगा, ठीक है। तो ये सारी क्या आपके सामने लिखी हुई अभाज्य संख्या। अब देखो अभाज्य संख्याओं से आपसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है, आपसे प्रश्न पूछेगा 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। अगर यहाँ पर आपसे कोई प्रश्न पूछे 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो अपन क्या करेंगे, गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई भाई, 23 तक चले। इसके बाद 29 आ गया। और अपन से प्रश्न पूछ रहा है कि 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, कितनी होती है। 25 तक पूछा, आपने लेके काउंट कर लिया। अगर आपसे पूछे कि 100 तक बताओ, अगर एक भी इधर उधर हो गई तो क्या हो जाएंगे, दुर्घटनाग्रसित हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या नहीं होना है, शहीद नहीं होना है। तो याद रखना है कि 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 50 से लेकर 75 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 6 कौन बोला, 75 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 4। आप मुझे बताओ, अगर आपसे कोई पूछ ले 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी, कि साहब मैं इन सबको जोड़ दूंगा, इन सबको क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 4, तो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 25। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 25। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब देखो याद करने का तरीका,
इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 याद रख लोगे। 1 से 25, 25 से, यानी कि 50, 25, 25 का गैप है। कितने कितने का? 25, 25 का गैप। यहाँ पर 25 का गैप, फिर 25, फिर 25, फिर 25। याद क्या रखना है आपको? याद रखना है 9 6 6। आंखें बंद करके 10 बार बोलो 9 6 6, 9 6 6। अरे बोलो जोर से 9 6 6। अरे इसका प्रश्न बनता है, पूछा जा सकता है कि 100 से लेकर 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। पता करेंगे अभी कैसे आएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 से लेकर 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 168। अभी इनके बारे में सीखेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्या है। 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 1 से 100, 50 से 100, 50 से 100, 50 से 100 कितनी है? अरे भाई यहां से लेकर 50 से 75 6 हो गई, 75 से 100 4 हो गई, तो 50 से 100 कितनी हो जाएगी? 10 हो गई ना। इतना क्या सोच रहे हो रे? नहीं आया समझ में? आ गया? अब यदि आपसे पूछे 1 से लेकर 125 तक, 1 से लेकर 100, 1 से लेकर 175 और 1 से लेकर 200। देखो 25 के बाद में क्या आता है? 25 के बाद 30 कब से आया रे? कौन सी स्कूल से पढ़ के आए हो? 25 के बाद में क्या आता है? अबे 30 आता है। 30, 30 के बाद में 35 के बाद में 40 के बाद में 46। कितना आता है? रख लोगे याद? 25 के बाद में कितना आता है? अपने लिए 30 आता है। अपने लिए कितना आता है? 30। 25, 30, 35, 40 और 46। लास्ट में 5 का फर्क नहीं है, लास्ट में कितने का फर्क है? 6 का। 25, 30, 35, 40 और 46। अब इस चीज को बस देखना है कि 1 से लेकर 100 तक 25, 1 से लेकर 125 तक 30, 1 से लेकर 150 तक 35, 1 से लेकर 175 तक 40, 1 से लेकर 200 तक कितनी? 46। 46 कितनी? तो सबसे पहले क्या याद रखोगे? 9 6 6, 9 6 6, 25, 30, 35 और 46। और लास्ट के अंदर एक चीज और याद रखनी है, 1 से लेकर 1000 तक अभाज्य संख्या कितनी? 100। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताओ 100 से लेकर 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 100 से लेकर 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो अपन को पता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ में हिसाब। 1 से लेकर 200 तक कितनी? 1 से लेकर 200 तक कितनी? 46। हिसाब 1 से लेकर 200 तक तो है 46। कितनी है? 46। अगर मैं, अपन को चाहिए 100 से 200 के बीच की, अगर मैं 100 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको बाहर निकाल दूं तो मेरे पास में 100 से 200 के बीच की बच जाएगी। अरे हाँ कि ना? अब जैसे कि यहां पर आपने लिखा, कहां लिखा भाई? अभाज्य संख्या कहां गई? ऊपर ये रही। अगर कोई पूछे कि 10 से 20 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी, 10 से 20 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी, तो अपन क्या करेंगे? पहले इन 10 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या उनको छोड़ेंगे और उसके बाद वह काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 और 4। अब यदि आपको याद हो कि 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 8। 1 से लेकर यहां से काउंट करना शुरू करोगे, यहां तक जाओगे तो कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और मुझसे पूछा जा रहा है कि 10 से 20 के बीच में, तो मुझे 10 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या होगी छोड़ दूंगा। क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। तो 1 से लेकर 20 तक तो मुझे मिली कितनी? 8। और 1 से लेकर 10 तक कितनी है भाई? 4। इन 4 को यदि बाहर निकाल लूं तो मेरे पास में 10 से 20 के बीच की आ जाएगी। तो मैंने 8 में से क्या घटा लिया? 4। तो मेरे पास में कितना आ गया? 4। यानी कि इन 4 को मैं पहले बाहर निकाल रहा हूं, तभी तो मेरे पास में 10 से लेकर 20 के बीच की बचेगी। इसी प्रकार से आपको क्या करना है? यहां पर इसका जवाब देना है कि साहब 100 से लेकर 200 के बीच की, मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है?
46। अब मुझे ये भी पता होना चाहिए 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है, 25। अब मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है ना, इनको क्या करूंगा, बाहर निकालूंगा। किस में से बाहर निकालूंगा, 46 में से। जब मैंने 46 में से 25 को बाहर निकाला तो 100 से लेकर 200 के बीच अभाज्य संख्या कितनी आ गई, 21। तो ये क्या हो गया आपका सही जवाब, 21। ये क्या हो गया आपका सही जवाब। बात समझ में आई कि नहीं आई? किस किस को समझ में आ गई, यहां तक सब आ गया? चलो फिर बताओ, देखिए संख्या कितने प्रकार की, कौन कौन सी, मिश्रित। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की, कौन कौन सी, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। दशमलव कितने प्रकार के, कौन कौन से, शांत और अरे अशांत कितने प्रकार का, कौन कौन सा, आवर्ती अशांत दशमलव और अनावर्ती अशांत दशमलव। आवर्ती अशांत दशमलव के अंदर क्या होता है, अंकों का बार बार आना, बार बार रिपीटेशन होना। क्या होता है भाई, आवर्ती यानी कि अंक दोहरा रहा है वापिस से, और अनावर्ती के अंदर किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं होगा। फिर अपन ने बात की पूर्णांक संख्याओं के बारे में। क्या होती है पूर्णांक संख्याएं, माइनस अनंत से लेकर पूर्ण संख्याएं, 0 से प्राकृतिक संख्याएं, 1 से, और इसके बाद में अपन ने समझा था सम और विषम के बारे में। सम संख्याएं जो 2 से भाजित हो, और विषम संख्याएं जो 2 से भाजित ना हो। इसके बाद अपन ने क्या जाना था, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें p बटा q यानी कि जिन्हें भिन्न के रूप में, और q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें भिन्न में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या। और पाई का मान यदि आपको 22/7 दे दे तो कैसी संख्या, परिमेय संख्या, क्योंकि वो एक भिन्न है। अगर आपको पाई का मान 3.14 देता है तो क्या होगा, अपरिमेय। और इसके बाद अपन ने क्या समझा, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। और 0, 1 क्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 नहीं है, और जिसके गुणनखंड 2 नहीं होते वो क्या नहीं होती। तो 0 और 1 के बारे में मैं क्या लिख सकता हूं कि साहब 0 और 1 ना तो अभाज्य है, ना तो अभाज्य है, और ना ही भाज्य है। क्यों भाज्य क्यों नहीं है भाई, अभी समझते हैं कि भाज्य क्यों नहीं है। अगला समझ रहे हैं अपन, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है कि साहब जिनके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक। देखो भाई, अभाज्य के गुणनखंड कितने होने चाहिए, भाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितने होने चाहिए, कम से कम 3 तो होने चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 200 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम कितने चाहिए, कम से कम 3 गुणनखंड। और अभाज्य संख्याओं के अंदर गुणनखंड कितने हैं, 2। और 0 और 1 इनके गुणनखंड कितने हैं भाई, अगर 1 का गुणनखंड देखूं तो 1 ही है, इसके 2 गुणनखंड नहीं है, तो इसका ये क्या नहीं है, अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं। तो 0 और 1 के बारे में आप लिख सकते हो, 0 और 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्यों नहीं है, रीजन समझ में आ गया। अरे रीजन समझ में आया कि नहीं आया। कोई आपको रात को थप्पड़ मार के पूछे, बता 0 और 1 अभाज्य और भाज्य क्यों नहीं है, तो क्या बताओगे, क्योंकि अभाज्य होने के लिए गुणनखंड 2 चाहिए, और भाज्य होने के लिए गुणनखंड कितने चाहिए, 3 या 3 से अधिक, 2 से अधिक चाहिए भाई, कम से कम 3 होने चाहिए। अब जैसे कि आपने भाज्य संख्याओं के बारे में जाना, तो मैंने लिखा आपके सामने 4, कितना लिखा, तो 4 के गुणनखंड कितने होंगे, 1 और 2 और खुद, तो इसके गुणनखंड आपको कितने मिल गए, 3 गुणनखंड मिल गए। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 6, तो 6 के गुणनखंड क्या होगा, 1 2 3
और 6। आपको यहाँ पर गुणनखंड कितने मिले? 4। तो ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। पल्ले पड़ा कि नहीं? आगे समझ में। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 18, तो 18 की गुणनखंड कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 खुश। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए? 6 के आ गए इसके गुणनखंड आ गए। यानी कि इन सब के गुणनखंड अपन को कितने मिले? 3 या 3 से अधिक। कम से कम 3 गुणनखंड तो होने ही चाहिए, तब वो कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तब वो कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या। इसके बाद में अपन समझते हैं सअभाज्य संख्या। कैसी संख्या? सअभाज्य संख्या। कैसी संख्या भाई? सअभाज्य संख्या। क्या होती है सअभाज्य संख्या? देखो, एक समझेंगे अपन सहअभाज्य संख्या और एक अपन समझेंगे द्विक अभाज्य संख्या। द्विक अभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या वे दो संख्याएं जिनका एलसीएम कितना हो? 1 हो। वे दो संख्याएं जिनके कॉमन गुणनखंड नहीं होने चाहिए 1 के अलावा। वे संख्याएं जिनका वे दो संख्याएं जिनका गुणनखंड कॉमन ना हो। अर्थात क्या कह सकता हूं? अर्थात जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। कैसी संख्या होती है? सअभाज्य संख्या। कैसी संख्या होती है? सअभाज्य संख्या। जैसे कि आपने दो संख्या लिखी, आपने लिखी 3 और 7। आपने क्या लिखा? 3 और 7। आप मुझे बताओ 3 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 और 3। और 7 के गुणनखंड कितने होंगे? 1 और इनके अलावा इनका कोई और गुणनखंड हो सकता है क्या? गुणनखंड का मतलब आपको सिंपल सा ये देखना है कि 7 और किसके पाड़े में आता है कि 7 एक तो 1 के पाड़े में आएगा और 7 के पाड़े में आएगा। इनके अलावा किसी के पाड़े में नहीं आएगा। ये इनके क्या होते हैं? गुणनखंड। यहां पर आपको 1 के अलावा और कोई कॉमन मिला क्या? अगर यहां पर ये कॉमन नहीं है, ये कैसी संख्या है? सअभाज्य संख्या है। ये क्या है जी? सअभाज्य संख्या है। आपने लिखा 6 और आपने लिखा 18। ये कैसी संख्या है भाई? क्या ये सअभाज्य संख्या है? क्यों नहीं है? जब अपन इसके गुणनखंड देखेंगे, 6 का गुणनखंड क्या होता है? और ये इसके 4 गुणनखंड हो गए। ये इसके क्या हो गए? अब 18 के गुणनखंड बताओ। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया और 18 हो गया। अब यहां पर कॉमन कौन मिला? 1 कॉमन को छोड़ते हुए कि साहब यहां पर 2 भी कॉमन मिल रहा है, यहां पे 3 भी कॉमन मिल रहा है, यहां पे 6 भी कॉमन मिल रहा है। यहां पर परिभाषा क्या कहती है? जिनका कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो। तो कैसी संख्या होगी? 6 और 18 क्या नहीं है? सअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर अपन को एक भी गुणनखंड कॉमन मिल जाता है ना, तो वो सअभाज्य संख्या नहीं होगी। तो वो क्या नहीं होगी? सअभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर यहां पर मैं लिख दूं, अगर मैं यहां पे लिखूं 6 और 15, तो क्या ये सअभाज्य संख्या होगी? हाँ कि ना? ये सअभाज्य संख्या अरे है, कैसे नहीं है? कैसे होगी? क्यों होगी? क्योंकि जब मैं 6 का गुणनखंड देखता हूं तो यहाँ पे 1, 3 और 6 मिला। 15 का देखो तो 1, 3, 5 और 15 मिला। यहाँ पर अपन को कॉमन गुणनखंड कौन मिल गया भाई? 1 को छोड़ देना, 1 को इग्नोर करना है। 1 के अलावा कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए भाई। 1 तो सब में भाग जाएगा,
भले कैसी भी संख्या ले लो, कितनी भी भयानक संख्या ले लो, उसके अंदर एक का तो भाग जाएगा ही जाएगा, इसलिए एक को क्या करना है आपको, छोड़ना। तो एक को छोड़ने के बाद में यहाँ पर 3 मिला और यहाँ पर भी क्या मिल गया कि साहब मुझे यहाँ पर कॉमन कौन मिल गया, 3, तो यहाँ पर कॉमन गुणनखंड मिल गया, इसलिए ये भी क्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये कैसी नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। अब यदि आपसे कोई पूछे, आपने कहा कि 3 और 20 क्या ये अभाज्य संख्या है, हाँ कि ना, 3 और 20 क्या ये अभाज्य संख्या है, कैसे भाई, भाई आपसे कह रहा है कि अभाज्य संख्या, लेकिन 20 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, 20 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो क्या ये अभाज्य संख्या होगी, कैसे होगी भाई, अभाज्य संख्या, इसमें भाज्य संख्या आ रही, अभाज्य संख्या तो है ही नहीं, क्योंकि इसकी परिभाषा अपन को क्या कहती है कि गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, गुणनखंड क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, बाकी अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, कोई लेना देना नहीं है, बस कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 के गुणनखंड आप सबको पता है, 1 और 20 के बताओ, देखिए 1 2 4 5 10 और, तो यहाँ पर 1 के अलावा, किसके अलावा, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन अपन को नहीं मिला, तो ये क्या संख्या, कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या के अंदर 2 संख्या होती है a और b, तो a क्या हो सकती है, भाज्य और अभाज्य, भाज्य या फिर अभाज्य, और b क्या हो सकती है, भाज्य या फिर अभाज्य। कि अगर a भाज्य है तो b क्या होगा, अगर a अभाज्य है तो b क्या होगा, अगर a अभाज्य है तो b क्या हो सकता है, अभाज्य हो सकता है, नहीं समझे, अब देखो, एक भाज्य यानी कि दोनों केस में a और b दोनों कभी भी साथ में भाज्य नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, भाज्य नहीं हो सकती। जैसे कि अगर मैं कह दूं 4 और 10, ये दोनों भाज्य संख्या है, ये दोनों क्या है, भाज्य संख्या है, तो क्या ये अभाज्य संख्या होगी, नहीं होगी भाई, क्यों, क्योंकि 4 के अंदर 2 का भाग जाता है, 10 के अंदर भी 2 का भाग जाता है, कॉमन गुणनखंड मिल गया, आगे मुझे देखना ही नहीं है। अगर दोनों भाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या के अंदर 2 का भाग तो जाएगा, भाज्य संख्या के अंदर 2 का भाग तो जाएगा, और जाएगा कि नहीं, जाएगा, पक्की बात है, बताओ, देखिए 39 आपने लिखा, क्या इसके अंदर 2 का भाग जाएगा, तो क्या ये भाज्य संख्या है, भाज्य नहीं है भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं 39, इसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा, तो क्या यह भाज्य संख्या है, अरे भाज्य संख्या होने के लिए किसने कह दिया कि 2 का भाग जाना चाहिए, जिनके गुणनखंड हो सकते हैं, ऐसा मैंने कहा क्या कि भाज्य संख्या वही संख्या है जिसके अंदर 2 का भाग जाएगा, ऐसा नहीं कहा, उसके बस गुणनखंड चाहिए अपन को। अब 39 के गुणनखंड क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 13 हो गया, और क्या हो जाएगा, 39 खुद हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड अपन को कितने मिल गए, 4। तो भाज्य संख्या के लिए गुणनखंड कितने चाहिए, 3। 2 का भाग सम और विषम के लिए काम में आता है, बाकी किसी के लिए काम में नहीं आता। आगे बात समझ में, तो भाज्य संख्या क्या होती है, जिनका एचसीएफ कितना हो, 1। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने 3 और 7 को देखा, यहां पर आपको कॉमन कौन नहीं मिला, 7 कॉमन, 1 3 और 7 कॉमन ही है, लेकिन यहां पर कॉमन कौन है, 1, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, 1। बाकी ये टॉपिक है पूरा एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से बताऊंगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अभी फिलहाल आपको इतना सा समझना है कि बस यहाँ पर 1 के अलावा जो कॉमन है ना, दोनों में कॉमन 1 है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, हाईएस्ट का मतलब आप सब लोग समझते हो सबसे बड़ा। यहाँ पे सबसे बड़ा गुणनखंड कौन मिला, 1 मिला, इनके अलावा कोई नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो फिर क्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या मिला, 6, यहाँ पर आपको 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे आपको 3 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 6 कॉमन। तो इन सब का आपस में गुणा करूंगा तो 6 3 18, 18 दूना 36, तो ये 36 क्या है, इन दोनों का एचसीएफ है।
6 और 18 का एचसीएफ कितना हो गया? 36। आई बात समझ में? चलिए अब अपन बात करते हैं द्विक अभाज्य संख्याएं। क्या बात करेंगे? द्विक अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? द्विक अभाज्य संख्या पढ़ा है कभी किसी ने? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितना हो, तो कैसी संख्या होती है? द्विक अभाज्य संख्या। जैसे कि आपने दो संख्या लिखी 2 और 3 और 5, इन दोनों का अंतर कितना है? आपने लिखा 7 और 5 और 7, इन दोनों का अंतर कितना है? सॉरी 2। आपने लिखा 11 और 13, इन दोनों का अंतर कितना है? आपने लिखा 31 और 33, क्या 33 अभाज्य संख्या है? 17 और 19, इन दोनों का अंतर कितना? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितना हो, तो इनको क्या लिख सकता हूं? अगर दो संख्याएं मिल रही है, अगर इन दोनों का अंतर आपको 2 मिल रहा है, तो वो कैसी संख्या हो जाएगी? अगर इसके बारे में लिखना चाहो, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या हो? जिनका अंतर 2 हो। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कैसा हो? 2। क्या होती है? द्विक अभाज्य संख्या। क्या होती है? द्विक अभाज्य संख्या। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले पढ़ा?
उतार लिया। चलिए अब आगे बढ़ो, दो चीजें और सीखते हैं। देखो, त्रिकोणीय संख्या और एक चीज सीखेंगे अपन, फैक्टोरियल। क्या सीखेंगे? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का साइन आपको ऐसा मिलेगा, उल्टा आई। क्या मिलेगा? उल्टा आई। और कुछ कुछ किताबों में आपको ऐसे मिल सकता है, एल, ऐसा कुछ, जैसे कि फैक्टोरियल 4, कुछ में आपको उल्टा आई के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो अब देखो, त्रिकोणीय संख्या क्या होती है? किसी ने सुना है कभी त्रिकोणीय संख्या? भाई त्रिकोण का मतलब क्या हो गया? तीन कोण हो त्रिभुज जैसा। अब ये तीन त्रिभुज जैसी कौन सी संख्या होती है, ये समझ में नहीं आया है कि साहब यहां पर आपने तीन संख्या ऐसे लिखी है, ये क्या है? त्रिकोणीय संख्या, यानी कि 1, 2 और 3। जैसे कि आपने एक फोटो बनाया, और ये भाई त्रिभुज बन रहा कि नहीं बन रहा? या ऐसे, अरे ऐसे त्रिभुज बन रहा है ना, ये ऐसे त्रिभुज बन रहा है ना। ये क्या है? त्रिकोणीय संख्या। ये क्या है? त्रिकोणीय संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर और फोटो बनाना चाहे, अरे हंसो मत, त्रिकोणीय संख्या है ये। नहीं पढ़ा कभी इसके बारे में, त्रिकोणीय संख्या के बारे में? हैं? याद नहीं सर। ये क्या है भाई? ये त्रिभुज है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये क्या है? त्रिकोणीय संख्या है। अगर पूछ ले कोई आपसे कि बताओ पहली त्रिकोणीय संख्या कौन सी है, तो क्या बताओगे? वेरी गुड। अगर कोई पूछ ले आपसे कि पहली त्रिकोणीय संख्या कौन सी है, तो पहली त्रिकोणीय संख्या तीन संख्याओं से मिलकर बनी है। कौन सी? 1, 2 और 3। 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना आ गया? तो पहली त्रिकोणीय संख्या कौन सी हो गई? 6। पहली त्रिकोणीय संख्या कौन सी हो गई? अगर कोई पूछ ले आपसे कि बताओ दूसरी त्रिकोणीय संख्या कौन सी है, भाई पहली त्रिकोणीय संख्या बनाने के लिए आपने 2 को जोड़ा, 2 गोले ऐसे जोड़े तब आपका पहला त्रिभुज बना, और दूसरी त्रिभुज बनाने के लिए आपने 1, 2, 3 और ऐसे भी 1, 2, 3 और ऐसे भी 3। तो दूसरी त्रिकोणीय संख्या कौन सी हो गई? तो आप क्या करोगे? इन सबका आपस में गुणा, 6 चौक 24, 24 पंजा, सॉरी जोड़ना नहीं, जो गुणा नहीं करना था, जोड़ना था। 1 + 2 + 3 गुणा होगा फैक्टोरियल में। गुणा किस में होगा? फैक्टोरियल में। तो पहली त्रिकोणीय संख्या कौन सी होगी? 2 और 3 और 6। आगे बात समझ में? अब त्रिकोणीय संख्या, अब इन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा? अरे जोड़ो, देखे 1, 2, 3, 3, 6, 6 और 4 10, 5 15 और 6 21। तो दूसरी त्रिकोणीय संख्या कौन सी है? 21। तीसरी कौन सी हो जाएगी? आया समझ में कि नहीं? अब देखो फैक्टोरियल क्या होता है। कोई पूछ ले आपसे कि बताओ 4 का फैक्टोरियल कितना होगा? 4 का फैक्टोरियल कितना होगा? सिंपल सा काम आपको क्या करना है, अगर 4 का है ना तो ऐसे जोड़ना है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कोई कहता है कि बताओ 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो क्या करोगे? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जिसका फैक्टोरियल पूछा जा रहा है वहां से शुरू हो जाओ और 1 तक आ जाओ। अगर आपसे पूछता है कि 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो क्या करोगे? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, ये क्या होता है? फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल कितना आ गया? 4 गुणा 12, 12 दूना 24। 5 का कितना हो जाएगा? 120। 6 का कितना हो जाएगा? 720। इनका आपस में क्या करोगे? 4 पंजा 20,
20 का गुणा 3 के साथ में किया तो 60, 60 का डबल 120, 6 का 30, 30 का 4 के साथ में गुणा किया तो 100, 120 का 3 गुणा 360, 360 का डबल 720। क्या होता है फैक्टोरियल, समझ में आ गया। त्रिकोणीय संख्या क्या होती है समझ में आ गया। इसीलिए इन दोनों को साथ में लिखा कि भाई अगर आपसे त्रिकोणीय संख्या पूछे 1 2 3 तो पहला त्रिकोणीय संख्या कौन सी हो गई, ये क्या भाई 6, पहली त्रिकोणीय संख्या क्या है, पहली त्रिकोणीय संख्या। आ गया समझ में। और कोई पूछे 4 का फैक्टोरियल कितना, 3 का फैक्टोरियल कितना होगा बताओ देखे, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा, और 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 गुणा, बस खत्म, 1 ही आएगा। 2 का फैक्टोरियल 2, 1 का फैक्टोरियल 1, 3 का फैक्टोरियल फिर आगे बढ़ता जाएगा। है समझ में कि नहीं, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, कोई दिक्कत, चलो उतार लो यहां तक। उतार लिया। चलो अगली हेडिंग लगाओ, इकाई अंक। हेडिंग लगाओ इकाई अंक। नहीं इसी का अगला, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। अरे लिखो इकाई अंक। अरे बड़ा टॉपिक है भाई,
बहुत सारी चीजें सीखनी इसके अंदर। इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक क्या होता है? जैसे कि आपके सामने लिखा 2, 4, 3, 6, 8। बताओ इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक मतलब सबसे अंतिम अंक। इसका इकाई अंक कितना हो गया साहब? इसका इकाई अंक हो गया 8। ठीक है, तो इतना सिंपल सा सादा सा प्रश्न आप लोगों से पूछेगा नहीं। साहब संख्या दे दी, इकाई अंक 8 बता दिया, ऐसा प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। दो प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है, दो प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। एक तो बिना घात वाला और एक घात। बिना घात का जैसे कि पूछेगा आपसे 43 गुणा 22 गुणा 11 का इकाई अंक क्या होगा? बिना घात वाला है सब। और आपसे पूछ लेगा कि 36 की घात 243 का इकाई अंक क्या होगा? बोलिए तो यहाँ पर उछलते हैं, पहले वाले प्रश्न में नहीं उछले, यहाँ पर उछलते हैं इसका इकाई अंक कैसे आएगा, है ना? तो देखो अगर गुणा वाला प्रश्न है, अगर गुणा वाला प्रश्न है, देखो भाई अगर आपसे कोई पूछे 23 गुणा 42 का इकाई अंक क्या होगा, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? इनका गुणा करेंगे कि साहब 23 का 42 के साथ में क्या करूंगा? गुणा करूंगा। तो मुझे 2 का गुणा 3 करने पर कितना आया? 6। अब आगे कुछ भी आ रहा है मुझे उससे क्या करना? आगे कुछ भी आ रहा है उससे मुझे क्या करना? फिर यहाँ पे आगे कुछ भी आ रहा है मुझे उससे क्या करना? लेकिन मुझे तो यहाँ पर क्या मिला? मुझे इकाई अंक चाहिए। क्या चाहिए? इकाई अंक चाहिए। मैंने जब 3 का गुणा 2 के साथ में किया तो मुझे इकाई अंक 6 मिल गया। अब मुझे आगे कुछ भी आ रहा मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्या नहीं है ना? मुझे क्या चाहिए? सिर्फ इकाई अंक चाहिए। भाई प्रश्न इकाई अंक है तो इकाई अंक निकालेंगे, बाकी वाला क्यों सोचेंगे इससे पहले कौन आएगा, इससे पहले कौन आएगा? जब मैंने इकाई अंक का गुणा इकाई अंक के साथ में किया तो मुझे इकाई अंक मिल गया। तो यहां पर क्या करूंगा? 23 का गुणा इकाई अंक के साथ में, 3 का गुणा 2 के साथ में किया तो इकाई अंक कितना आ गया? और ये क्या आपका इकाई अंक यानी क्या आंसर है? 2 संख्या थी तो साहब ऐसे कर लिया। अगर 3 संख्या आ जाए तो, अब जैसे कि यहां पर गुणा में 3 संख्या है तो 3 का गुणा 2 के साथ में किया तो 6 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो इकाई अंक कितना आ गया? इकाई अंक का गुणा आपस में करना है। किसका गुणा? इकाई अंक का आपस में गुणा करना है। बात समझ में आए कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है? समझ में आ गया ना? अब यदि आपके सामने कोई लिखे 25 गुणा 42 गुणा 43 गुणा 46 गुणा 68 गुणा 120 गुणा 210, इसका इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा इसका इकाई अंक? तो अपन क्या करेंगे? सबका इकाई अंक का गुणा करेंगे, सबका इकाई अंक के साथ में गुणा करेंगे। जब आपने 5 का गुणा 2 के साथ में किया तो कितना आया? इसका इकाई अंक कितना है? अब 0 का गुणा 3 के साथ में करूंगा तो भाई इकाई अंक फिर से अपन को इकाई अंक ही लेना है। 5 का गुणा 2 के साथ में किया तो 10, इकाई अंक कितना है? 0। फिर इस इकाई अंक का गुणा 3 के साथ में करूंगा। अब 0 क्या कहता है? मुझसे जो टकराएगा मुझ में ही मिल जाएगा। 0 क्या कहता है भाई? मुझसे जो टकराएगा मुझ में ही मिल जाएगा। 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में, ब्रह्मांड की कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, अगर उसके साथ में भी 0 गुणा करता है तो वो हमेशा कितना हो जाता है? इसलिए किससे नहीं टकराना? 0 से टकराओगे तो 0 में, तो इसका इकाई अंक अब मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इकाई अंक कितना आ गया? ये मेरा क्या है? आंसर। खत्म। आगे मुझे चेक ही नहीं करना इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक 0 मिल गया साहब, और 0 से किसी संख्या के साथ में गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। भले पढ़ा कि नहीं? अगर आपके सामने आ जाए लिखा मिले 46 गुणा 1 का अंक क्या होगा बताओ?
इकाई अंक कितना होगा है? ये 56 है। इसका इकाई अंक क्या होगा भाई? 0 होगा। क्यों भाई? 0 तो कहीं आया ही नहीं रहा। देखो 6 का 2 के साथ में गुणा किया तो इकाई अंक क्या मिला? 2 का गुणा 5 के साथ में किया तो इकाई अंक कितना आ गया? अब 0 किसी से भी मिलेगा तो 0 से टकराएगा, 0 में मिल जाएगा। आगे बात समझ में? अब ये तो काम था थोड़ा सा आसान। अब इसका इकाई अंक क्या होगा भाई? जैसे कि अगर आपको कोई मिले, कहे कि 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 की पावर 8 कितना होता है? 2 की पावर 8 कितना होता है? हैं? 64। वाह। कितना होता है? 16। 2 की पावर 8 का इकाई अंक क्या होगा? अगर सिंपल सा प्रश्न, कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है। कितना आएगा? 256। भाई 2 की पावर 8 कितना होता है? 200। इकाई अंक कितना मिला? हर इकाई अंक कितना मिला? 6। चलो साहब, मुझे 2 की पावर 10 तक याद था तो मैंने इकाई अंक 6 निकाले। अब 35 की पावर 243 किसको याद? नहीं साहब, मैं तो एग्जाम बैठूंगा, मेरे को एक रफ पेपर देगा, वहां पे क्या करूंगा? 36 गुणा 36 गुणा 36 गुणा करता जाऊंगा और क्या निकालूंगा? आंसर। क्या निकालूंगा? आंसर। ऐसे ही करोगे तो? ऐसे नहीं करोगे? मैं बताऊंगा। वेरी गुड। अब देखो 36 की पावर 243 यानी कि 36 की घात 200, जितनी भी इसकी घात हो उसके अंदर किसका भाग देना है? 4 का। जितनी इसकी पावर है इसको डालो भाई, किसी को उतारना है तो उतार लो, ये उतारने से पहले उतार लो, फिर उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसका प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न आएगा। अच्छा प्रश्न मतलब बहुत अच्छा प्रश्न आएगा। उतार लिया? चलो प्रश्न क्या भाई? 36 की पावर 243 यही था। 36 की पावर 243। अब जो भी घात आपको मिल रही है ना, उस घात के अंदर किसका भाग दोगे? 4 का। तो आपने 243 के अंदर किसका भाग दिया? 4 का। कितनी बार गया? कितना शेषफल कितना बचा? शेषफल कितना आया? 3। शेषफल कितना आ गया? 3।
तो अब 3 को क्या करोगे, जो आधार है, जो इस 36 है ना, इसको आधार बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, आधार। और 243 है, इसको क्या बोला जाता है, घात। इसको क्या बोला जाता है, घात। जो आधार का इकाई अंक है, जो आधार का इकाई अंक है, तो यहां पे आधार का इकाई अंक क्या मिला, 6, और शेषफल आपको कितना मिला, इकाई अंक 6 जो है इसकी घात 3 लगा देना, तो आपको क्या मिल जाएगा। अब 36 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है, कितना होता है, 216। तो इकाई अंक कितना मिल गया, 6। यही आपका आंसर है। करना क्या है, वापिस से सुन लो आराम से, पूरा ध्यान यहाँ पे रखो बोर्ड पर। कोई भी संख्या दे रखी है और उसकी कितनी भी भयानक आपको क्या दे रखी है, घात दे रखी है। जितनी भी घात है उसके अंदर किसका भाग दोगे, भाई आपने 243 के अंदर किसका भाग दिया, 4 का। कितनी बार गया, 6 चौक ने 24, बचा 0। शेषफल आपके पास में कितना आ गया। अब यहां पर 0 60 करेंगे, वो बात की बात है, अपन को इससे लेने देना नहीं। अपन को क्या चाहिए, सिर्फ शेषफल। शेषफल आपके पास में कितना आया, 3। और ये जो शेषफल आपके पास में 3 आया, इसको क्या बनाओगे, जो भी आपका आधार है उसके इकाई अंक की घात बनाओगे। यानी कि 6 की घात आपने क्या बना लिया, 3। अब 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो इकाई अंक आपको कितना मिल गया, 6। बोले पड़ा कुछ, आया समझ में। अब देखो आपने लिखा 256 की पावर 144। तो सबसे पहले क्या करोगे, घात के अंदर 4 का भाग दोगे, किसके अंदर, 242 लिख दो, ठीक है। घात के अंदर किसका भाग दोगे, अरे 142 के अंदर किसका भाग दिया, 4 का भाग दिया। 142 के अंदर 4 का भाग कितनी बार जाएगा, शेषफल कितना आएगा। अरे नहीं आ रहा तो टेंशन मत लेना, 142 4 का भाग, 4 3 12, कितना बचा, 2, उतार लिया क्या, 4 पंजा 20। शेषफल आपके पास में कितना आ गया, सॉरी, तो शेषफल आपके पास में कितना आ गया, शेषफल कितना आया। अब 2 को क्या करोगे, जो आपका आधार है उसके इकाई अंक की घात बनाओगे। तो आधार का इकाई अंक कितना, तो 6 का स्क्वायर, 6 की घात 2 हो गई। जो आपका शेषफल है उसे आपने क्या बना लिया, इसकी घात बना ली। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। तो आपको इकाई अंक क्या मिल गया, 6। इकाई अंक क्या मिल गया, 6। अगर यहां पर जैसे कि मैंने पहले लिखा था 144, कितना लिखा था, 100 पावर भाई मैंने 144 लिखा था। अब 144 के अंदर आपने किसका भाग दिया, 4 का भाग दिया, तो आपके पास में शेषफल कितना आया, 0। अब 0 को किसकी पावर बनाए, अब 0 को किसकी पावर बनाए, 0 की किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1। कितनी भी बड़ी संख्या हो, 140 हो, 0 है तो उसका मान कितना होगा। अगर संख्या 1 है उसकी पावर 0 है तो उसका मान भी कितना होगा, 1 होगा, सदैव 1 होगा। किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 1। तो क्या मैं यहां पर इसका इकाई अंक 1 लिख सकता हूं क्या, नहीं। अगर आप घात के अंदर 4 का भाग देते हो और शेषफल के रूप में 0 आता है, उस समय आप घात कितनी लगाओगे, 4। उस समय आप घात कितनी लगाओगे, 4। अब इकाई अंक कितना है, तो 6 की घात क्या करोगे, 4। तो आपको इकाई अंक फिर से कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। ऐसा क्यों, एक संख्या है 1, एक संख्या है 5, एक संख्या है 6। इनकी कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, इनका इकाई अंक हमेशा कितना होता है, सेम संख्या होती है। कितना होता है, देखो 6 की पावर 1 कितना, 6 की घात 2 कितना हो गया, इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 की घात 3 कितना आ रहा है, 200। इकाई अंक कितना आया, 6 की घात 4 कितना आ जाएगा, 1246। फिर से कितना आया,
यानी कि इनकी पावर कितनी भी बढ़ा लो, इनका इकाई अंक हमेशा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 6 है और उसकी कितनी भी पावर कर दे तो हमेशा इकाई अंक कितना आएगा। अगर कोई पूछ ले कि 46 2 5 6 3 4 2 6 की पावर 1 4 6 2 3 4 5 कुछ भी पूछे और पूछे कि बताओ अब इसका इकाई अंक कितना होगा, अपन को तो क्या देखना है कि भाई संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इसका इकाई अंक क्या है, इसकी पावर भले कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 6 ही आएगा, बस आंसर। अगर 5 आया तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसकी कितनी भी बड़ी घात हो, अगर उसका इकाई अंक 5 है, तो अगर उसका इकाई अंक 5 है तो हमेशा उसका इकाई अंक कितना आएगा। जैसे कि आपसे कह दे कि 1 2 4 6 3 4 5 की घात है 1 2 4 6 8 9 7 3 2 1, बताओ इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक हमेशा कि साहब जो ये आधार है ना, आधार का इकाई अंक यदि 1 हो, यदि 5 हो, यदि 6 हो तो हमेशा इकाई अंक भी क्या आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। यही आपका आंसर है, ये आपका क्या है आंसर। बात समझे कि नहीं समझे। अगर पूछ ले कोई आपसे कि बताओ 144 की पावर 143, बताओ इकाई अंक क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखिए अगर आपको समझ में आ गया तो बता दो। इनके साथ में एक और संख्या ऐड कर सकते हैं ना, अगर 0 भी आता है तो किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो इकाई अंक फिर से क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 0 1 5 और 6, ठीक है।